हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। गाइस, हम लोग पिछले वीडियो सेशन में चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 जो कि है एमीन। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आज आपको एमीन की परिभाषा बताऊंगा, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और इसके अलावा एमीन का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आज मैं आपको एमीन का विरचन पढ़ाऊंगा, यानी कि आज मैं आपको कुल मिला के 4 चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, पहला आपको एमीन बताऊंगा कि किसे एमीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा वो एमीन की संरचना बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एमीन की संरचना। तीसरा, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसका अगला टॉपिक जो एमीन के प्रकार, एमीन के प्रकार। इसके अलावा मैं चौथा आपको बताऊंगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना नाम के नहीं चलती है। कोई भी कंपाउंड हो आपको उसका नाम जानना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको विरचन बताऊंगा, किसका? एमीन का। तो ये आपको आज 5 टॉपिक आप इस वीडियो में आज के कवर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है एमीन। तो दोस्तों, एमीन क्या होता है हमें यह चीज जानना है। आप लोग अमोनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उससे परिचित हैं। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वह होता है NH3। क्या होता है? नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ संयोग करता है, तो क्या बनाता है? आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, अब इसी अमोनिया से या तो 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अथवा 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसे ही आप क्या नाम देते हैं? एमीन का नाम देते हैं। तो चलिए आइए परिभाषा लिख लेते हैं एमीन की। ठीक है, जब अमोनिया क्या एक यौगिक है, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन किसी एल्किल समूह का मतलब R जिसे आप लोग बोलते हैं, या एरिल समूह जिसे आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं AR, मतलब एरोमेटिक जो रिंग बनता है। ठीक है, तो समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका डिफिनीशन आप समझ जाएंगे अगर, तो इसको समझ लीजिए, आप समझ गए। ठीक है, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? प्राप्त यौगिक को क्या कहेंगे भैया? एमीन ही तो बोलेंगे, क्योंकि आप एमीन ही तो पढ़ रहे हैं, तो एमीन कहते हैं। प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी डिफिनीशन। आपसे अगर पूछा जाए कि एमीन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब अमोनिया से आपका
एक हाइड्रोजन अथवा दो हाइड्रोजन अथवा तीनों हाइड्रोजन को किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक आपको प्राप्त होगा, जो नया कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। बात समझ में आई। जैसे हमने बताया कि ये आपका NH3 क्या है, अमोनिया है। इसको अच्छा हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हैं आपके। अब कह रहा है कि इसमें से कोई एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। किसके द्वारा, या तो एल्किल समूह के द्वारा, ठीक, या एरिल समूह के द्वारा। तो इसे ही आप लोग क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। अब आप इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए किसी एल्किल समूह के द्वारा, तो यह आपका क्या हो गया, कोई एक एल्किल समूह हो गया, इसके द्वारा क्या हो गया, आपका एक हाइड्रोजन समूह विस्थापित हो गया। तो जो आपको यौगिक प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो रहा RNH2 प्राप्त हो रहा है, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला इसी प्रकार से आपका है, अगला नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, दो आप एल्किल समूह रिमूव कर दीजिए। तो अगर दो आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा RNH R-, या आप इसको बोल सकते हैं NHR2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होगा उसको भी तो आप एमीन बोलेंगे। अच्छा, जो आप एल्किल समूह तो हटा रहे थे, अभी तक एल्किल समूह जोड़ रहे थे, अब आप एरिल समूह जोड़ दीजिए। इसका मतलब कोई एक एरोमेटिक समूह आपका जुड़ गया और ये NH2, तो भी इसको तो जो है आप क्या बोलेंगे, इसको भी आप क्या बोलेंगे भैया, एमीन बोलेंगे। जैसे इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। ये आपका कोई एक जो है आपने बना लिया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर NH2 समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी प्राप्त होगा उसको आप क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। बात समझ में आई भैया। तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोगों को एमीन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि एमीन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एमीन की संरचना। तो आइए देखते हैं एमीन की संरचना किस प्रकार से होती है। तो जो आपका एमीन होता है, एमीन का जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन पर आपके तीन हाइड्रोजन बांड जो है, तीन जो है एल्किल अथवा एरिल समूह या हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं। कहने का मतलब या तो उस पर कार्बन समूह डायरेक्टली अटैच होगा नाइट्रोजन से, अथवा उससे जो हाइड्रोजन समूह अटैच होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है। सर्वप्रथम आप लोग क्या कर लीजिए, जैसे आपका कोई एक ये है समूह CH3 का होल थ्राइस N, इसको आप लोग बोलते हैं ट्राईमेथिल एमीन। क्या बोलते हैं, ट्राईमेथिल एमीन बोलते हैं। अब इस ट्राईमेथिल एमीन की आपको संरचना देखनी है कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का आप एटॉमिक नंबर बताइए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2,5 मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में या बाह्यतम कोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें से 3 क्या करते हैं, मेथिल समूह के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाते हैं, तो उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह जो है जितने बंध बने होते हैं उनको हल्का सा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सिकोड़ने का कार्य करता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि यह कोई एक नाइट्रोजन समूह है। ठीक है, अब इसी से आपको 3 मेथिल समूह जोड़ना है और साथ ही साथ यह आपका क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही कह रखा है यहां से कि इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वाह्यतम कोष में। अब इसमें से एक जो है 3 जो है मेथिल समूह से जुड़ जाएंगे, मतलब 3 जो है इलेक्ट्रॉन एक एक मेथिल समूह के साथ जुड़ गए, और एक जो है वह किसके साथ जुड़ गया, वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन समूह है, इस नाइट्रोजन समूह पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर कितना आ रहा है, 1 2 3 4। भाई एक
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 4 होती है तो जो संकरण होगा हमारे नाइट्रोजन पर वो कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। इसका मतलब एमीन का जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पे sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, इस पे sp3 संकरण पाया जाता है। और जो ट्राईमेथिल एमीन होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 108 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 108 डिग्री। जबकि वहीं आपका अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वह लगभग 109 डिग्री होता है। बात समझ में आई। तो आपका अमोनिया में यहाँ पे हाइड्रोजन सब जुड़ा था, यहां पर क्या है सब मेथिल हाइड्रोजन को रिमूव करके सब मेथिल समूह जुड़ गया है। तो मेथिल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करता है इसकी तरफ, इस वजह से जो है बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से जो है इसमें बॉन्ड एंगल 108 डिग्री का बनता है। साथ ही साथ इनका जो संरचना होती है वह कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। कैसी होती है, पिरामिड। ठीक है, पिरामिडीय संरचना होती है। बात समझ में। आकृति, इसका मतलब जो हमारा एमीन होगा, एमीन की आकृति कैसी होगी, पिरामिड के आकार का होगा। बात समझ में आई। तो यह आपका हो गया एमीन की संरचना। ठीक, अब आपने यहां पर देख लिया संकरण कौन सा पाया जाता है एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, साथ ही साथ इसकी आकृति कैसी होती है, और इसके अलावा आपने देखा कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। तो आपका एमीन हो गया, जो परिभाषा थी एमीन की संरचना हो गई। अब आपका आता है अगला एमीन के प्रकार, कितने प्रकार के एमीन पाए जाते हैं। तो भैया जो भी आप अमोनिया से जितने हाइड्रोजन परमाणु रिमूव करते हैं, ठीक है, यदि 1 करते हैं या 2 करते हैं या 3 करते हैं, कौन उसको रिमूव कराएगा, या तो एल्किल समूह रिमूव कराएगा या तो एरिल समूह कराएगा। तो एरिल अथवा एल्किल समूहों के द्वारा जो हाइड्रोजन अमोनिया से रिमूव कराया जाता है उसके आधार पर इसको हम निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो भैया अब हम लोग को पढ़ना है एमीन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो एमीन के प्रकार में क्या होगा, जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा उसी प्रकार से इसको हम लोग बांटेंगे। तो एक होता हमारा प्राथमिक एमीन, दूसरा हमारा होता है द्वितीयक एमीन, और तीसरा हमारा होता है तृतीयक एमीन। तीसरा हमारा कौन सा होता है, तृतीयक एमीन। अब प्राथमिक एमीन को हम लोग और कह सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन, या द्वितीयक एमीन को कह सकते हैं 2 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन को कह सकते हैं 3 डिग्री एमीन। एमीन हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन कौन से होते हैं, वह एमीन जिसमें क्या हो, अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, यहां से निकल जाए और उसके स्थान पे आके जुड़े कौन, एक हमारा एल्किल समूह कोई, या जो है एक हमारा कोई एक एल्किल समूह या एरिल समूह आकर के जुड़ जाए। तो इस प्रकार से जो हमें यौगिक प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन। ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक एमीन का मतलब हो गया कि जब हमारे अमोनिया से एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एक एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा किया जाता है तो जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्राथमिक एमीन का। जैसे आपका एक ये है, ठीक है, एक यह है प्राथमिक एमीन RNH, इसको आप लोग बोल सकते हैं RNH2, इसको आप लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्यों? क्योंकि जब आपका अमोनिया था, यह क्या था, आपका अमोनिया था, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन का रिमूवल यहां से कर दिया गया, किसके द्वारा? हाइड्रोजन का रिमूवल किया गया किसके द्वारा? एल्किल समूह या एरिल समूह के द्वारा। तो यहां पर आप एल्किल समूह जोड़ रहे हैं। अब जब एल्किल समूह जुड़ गया कहां, किससे? नाइट्रोजन से। अब आप देख रहे हैं कि जब एक एल्किल समूह सिर्फ जुड़ा हुआ है तो इसको आप लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल एमीन, या सॉरी प्राइमरी एमीन बोलेंगे। बात समझ में आई? इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन बोलेंगे। अच्छा, जब दो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। ठीक है, जैसे ये आपका था प्राथमिक अमीन। जब प्राथमिक अमीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए अथवा अमोनिया से दो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों पर कह रहा हूं। प्राथमिक अमीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो अथवा आपके अमोनिया से दो हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है तो उस जो प्राप्त यौगिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक अमीन। मैं कह रहा हूं कि ये आपका प्राथमिक अमीन है, इस प्राथमिक अमीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाए। एक तो ऑलरेडी विस्थापित है, दूसरा वाला विस्थापित कर दिया जाए, तो मतलब एक और विस्थापित अगर किया जाएगा तो यहाँ पे मान लेते हैं R डैश आकर के अटैच हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन बोलेंगे, द्वितीयक अमीन बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों आपके एल्किल समूह जुड़े हुए हैं यह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जैसे एक जगह CH3 जुड़ा हुआ है तो दूसरा C2H5 भी हो सकता है अथवा यह CH3 भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब जो एल्किल समूह वह समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, या एरिल समूह है तो वह भी समान हो सकता है और असमान हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपके प्राथमिक एमीन से दो हाइड्रोजन का विस्थापन, द्वितीयक एमीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन अथवा आपके अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो जो प्राप्त आपको यौगिक होगा उसको आप लोग नाम देते हैं क्या? तृतीयक अमीन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तृतीयक अमीन का नाम देते हैं। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका द्वितीयक अमीन था उसमें जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का रिमूवल यहां पर किसी अन्य एल्किल समूह के द्वारा कर दिया गया, तो यहां पर जो जुड़ेगा एल्किल समूह, इसके जुड़ने के कारण जो आपका एमीन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या तृतीयक एमीन बोलेंगे। ठीक, आपके प्राथमिक अमीन से दो हाइड्रोजन का अब विस्थापन होगा तब तृतीयक अमीन बनेगा। आपके अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन होगा तभी जाकर के आपका तृतीयक अमीन निर्माण होगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपने जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन को कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी को आप लोग बोलते थे ट्राई एल्किल अमीन। इसी को क्या बोलेंगे? ट्राई एल्किल अमीन बोलेंगे। बात समझ में भैया? तो यह हो गया आपका तीसरा अमीन के प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो यह आपका IUPAC का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं हम लोग अमीन का IUPAC नामकरण हमको पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नामकरण पढ़ना। भैया साधारण नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है। IUPAC नाम जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। ठीक है, आप किसी भी देश में चले जाएंगे इसी नाम से जाना जाएगा, IUPAC नामकरण। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए जो आपका अमीन होता है, क्या होता है? अमीन होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? IUPAC नामकरण करते हैं। IUPAC नामकरण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। तो जब हम लोग इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो संगत जो एल्केन होगा, संगत एल्केन जो होगा उस एल्केन से ई हटाएंगे और अमीन जोड़ देंगे। क्या हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? एल्केन से, संगत एल्केन से ई हटाकर अमीन जोड़ दिया जाता है। तो अगर ऐसा किया जाएगा,
भाई एल्केन से ई हटा करके एमीन जोड़ा जाएगा तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा एल्केनेमीन। क्या बन जाएगा, एल्केनेमीन। मतलब एल्केनेमीन, ठीक है। ठीक है, एल्केनेमीन बन गया। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। किसका, आपके एमीन का। एमीन का जब आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो एल्केन के नाम के आगे से ई हटा करके एमीन जोड़ दिया जाता है तो आपका बन जाता है क्या, एल्केनेमीन बन जाता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका एक ग्रुप कोई मिल गया, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है CH3NH2, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ है, आपका NH3 था, अमोनिया था, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो 2 हाइड्रोजन बचा, और रिमूव किसके द्वारा किया गया, किसी मिथिल समूह के द्वारा किया गया, ठीक है। तो अब इसका आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। तो इसका आईयूपीएसी नाम देखिए, अब इसमें कितने कार्बन है, जनक हाइड्रोकार्बन का नंबर कितना है, सिर्फ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका मतलब जो एल्केन, संगत एल्केन का नाम होगा वह क्या होगा, मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन होगा। अभी आपने यहां पर पढ़ा है कि एल्केन के नाम के आखिरी से ई हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, तो एमीन जोड़ते हैं, ई हटा करके एमीन जोड़ते हैं। तो इसका जो नाम होगा, मेथेन से आप ई हटाएंगे और एमीन जोड़ेंगे तो नाम इसका क्या बन जाएगा, मेथनेमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथनेमीन बन जाएगा। भैया मेरे लाल, मेथनेमीन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एल्केनेमीन आपने बताया, एल्केनेमीन आपने बताया है। अब आप देख रहे हैं कि मेथेन से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन, आपने मेथेन से क्या किया, ई को हटा दिया और एमीन जोड़ दिया, तो भैया यही तो बचा मेथनेमीन, यही तो बचा मेथनेमीन। अच्छा, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आपका साधारण नाम क्या होगा, तो साधारण नाम आप देख रहे हैं कि मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो मेथिल, और ये आपका क्या है, एमीन, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ये इसका क्या हो गया, साधारण नाम हो गया। और आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथनेमीन हो गया। साधारण नाम आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं, वेल नोन है इससे, तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। अब क्या है कि यहां पर CH3 जो जुड़ा था उसके स्थान पर सीधा आ गया C2H5 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, C2H5NH2, कुछ इस प्रकार का है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा गया, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अगर इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में लिखा जाएगा तो C2H5NH2 हो जाएगा। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, भैया दो कार्बन है तो दोनों जो मिल करके क्या बनाएंगे, आपका एथिल समूह बनाएंगे, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिल एमीन। लेकिन अब हमें इसका साधारण नाम थोड़े ना पढ़ना है, साधारण नाम तो आप लोग जानते ही जानते हैं, हमें पढ़ना है इसका आईयूपीएसी नाम। तो भैया 2 कार्बन पर जनक हाइड्रोकार्बन एल्केन का क्या नाम हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा एथेन, और एथेन से ही हटाएंगे एमीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथनेमीन। क्या हो जाएगा, एथनेमीन, एथनेमीन। बात समझ में आई। तो आपका जो यह कंपाउंड दिया गया है इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथनेमीन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए, अब आपका एक दिया गया है CH3NH2। यहां पर आपके एमीन ग्रुप को बीच वाले कार्बन से जोड़ दिया गया है। अब देखिए भैया,
अब देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है भाई, 3 कार्बन की क्या है, चेन है। और संगत एल्केन का क्या नाम हो जाएगा इस पर, प्रोपेन। भाई संगत एल्केन 3 कार्बन पर जो एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन। अब आप देखिए चाहे इधर से नंबरिंग करेंगे चाहे इधर से नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो बीच वाले कार्बन पर आप सेकंड पोजीशन ही दे रहे हैं जिसपे आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब दोनों तरफ से दो ही नंबर आ रहा है तो हम चाहे जिधर से नंबरिंग कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर आपका एमीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आपका हम लोग देख लेते हैं कोई एक और ग्रुप। ठीक है, उससे हम लोग जोड़ते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए एक और ग्रुप देखते हैं। अगला हम ले लेते हैं CH3 अब इसका आपसे अगर IUPAC नामकरण पूछ लिया जाए, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी एक कार्बन की ये चेन है, इसके बाद यहां पर कार्बन नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा 4 नहीं गिन लेना इसको काउंट करके लगातार, क्योंकि यहां पर आपका कार्बन एब्सेंट है, इसलिए कार्बन की चेन तो ये कंप्लीट है नहीं। ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, अगर इधर से जोड़ेंगे तो 2 कार्बन की चेन बनेगी, इधर से जोड़ेंगे तो 1 कार्बन की चेन बनेगी। अब हमको इसका IUPAC नामकरण करना है, तो इसका IUPAC नामकरण जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका मेथिल एमीन है, सॉरी ये क्या है, मेथिल एथीन है, एथनेमीन है। भाई 1 2 कार्बन पर आपका एथेन, 1 2 कार्बन आपका एथेन और इसके साथ आपका NH2 समूह अगर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एथनेमीन। अभी अभी आपने यहाँ कहीं लिखा था ना एथनेमीन, ये लिखा था ना C2H5NH2 को आपने क्या लिखा था, एथनेमीन लिखा था ना C2H5NH2 को। अब वही चीज तो है C2H5, ये दोनों हो जाएगा ना C2H5, तो ये एथनेमीन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, ये क्या हो गया, एथनेमीन। अच्छा, उसके पहले आपका एक मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं N-मेथिल एथनेमीन। क्या बोलते हैं, N-मेथिल एथनेमीन बोला जाता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं N-मेथिल एथनेमीन। बात समझ में आई भैया, कैसे, देखिए यही अभी आपने थोड़ी देर पहले CH3CH2NH2 लिखा था, तो यहां पर भी तो भैया वही लिखा गया CH3CH2NH। अब एक H के स्थान पर यहां पे मेथिल समूह जुड़ गया है, इसी को आप लोग बोल रहे हैं N-मेथिल, और ये आपका एथनेमीन कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया यही जो मेथिल समूह जुड़ा है इसका नाम आपने अलग से लिख दिया N-मेथिल, और बाकी एथनेमीन तो था ही है, तो इसलिए इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, N-मेथिल एथनेमीन। ठीक है, अच्छा अब आप तक अभी तक जो है जो ओपन चेन में पढ़ रहे थे, अब आप थोड़ा सा क्या करिए, रिंग स्ट्रक्चर वाले में आ जाइए। क्या आ जाइए, कहाँ आ जाइए, रिंग स्ट्रक्चर वाले में आ जाइए। तो अब इसका जब IUPAC नाम करेंगे तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका हम लोग रिंग वाले का IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसी से आपका NH2 समूह जोड़ देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपके अमोनिया से एक हाइड्रोजन इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहां पर आपका कोई एरोमेटिक रिंग आकर के जुड़ गया, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब इसको आप लोग और क्या बोल सकते हैं, ArNH2 भी बोल सकते हैं, या इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
चीज वही है, बस थोड़ा सा रूप बदल गया है। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको ओपन कर दें तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा, तो इसका जो साधारण नाम होता है वो एनिलीन होता है, सॉरी एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन होता है, एनिलीन होता है। और यही इसका जो है आईयूपीएसी नाम भी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा आईयूपीएसी नाम भी होता है। दूसरा आईयूपीएसी नाम क्या होता है? बेंजेने मीन। क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग है, उसके साथ आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजेने मीन हो गया। क्या हो गया? बेंजेने मीन। तो आप इसको एनिलीन भी बोल सकते हैं या आप इसको बेंजेनेमीन भी बोल सकते हैं। एनिलीन जो नाम है यह इसका साधारण नाम भी है, साथ ही साथ इसका आईयूपीएसी नाम भी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसके बाद उसमें क्या करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यह आपका कोई एक एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एरोमेटिक समूह है, इससे आपका कोई एक NH2 समूह जुड़ा हुआ है, जैसे आपका यह था। ठीक है, इसी प्रकार से कोई एक बेंजीन रिंग है, उससे कोई एक NH2 समूह जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या कर दे रहे हैं आप लोग? एक मेथिल समूह जोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एक और मेथिल समूह जोड़ दे रहे हैं, अतिरिक्त मेथिल समूह जो आकर के इससे जुड़ जा रहा है। अब आपसे पूछा गया कि इसका क्या आईयूपीएसी नाम होगा, तो भैया सर्वप्रथम इसका जो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका साधारण नाम जान लेते हैं। तो इसका साधारण नाम होगा आर्थोटालुडीन। ठीक है, आर्थोटालुडीन। ठीक, यह इसका साधारण नाम हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग इसी को तो टालुइन बोलते थे। ठीक है, मेथिल बेंजीन भी बोलते थे। अब इसका साधारण नाम हो गया आर्थोटालुडीन। लेकिन आपको साधारण नाम से मतलब नहीं है, साधारण नाम आप लोग जानते हैं, आपको आईयूपीएसी नाम याद करना है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? यह पहला कार्बन जिससे आपका अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नंबरिंग करते समय पहला पोजीशन देंगे। तो दूसरा इसके बाद इसको देंगे कि इधर चले जाएंगे? नहीं, इधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा हमें इस पे मिनिमम पे देना है ना, तो दूसरा इसको इधर दे देंगे। ठीक है, तो यह हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, तो अगर दूसरे कार्बन पे आप लोग देख रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल एनिलीन। क्या हो जाएगा? 2-मेथिल एनिलीन। 2-मेथिल एनिलीन नाम हो गया। बात समझ में आई भैया? तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नामकरण चलता है, किसका? एमीन का। अब अगला आपका यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण भी समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका, अगर आप लोग बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको करिएगा। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जो है उसका उत्तर बता दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि आप लोग क्या करते हैं, जब वीडियो चलता है तो लाइव चैट में जाकर के कमेंट करते हैं। तो वहां पर कुछ बच्चे हमने देखा है कि कंटिन्यूटी में उनको कितना भी मना किया जाए वो अनर्गल अनाप शनाप चीजें करते रहते हैं, अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं। तो इस वजह से भैया मैं लाइव चैट का जो है, आप लोग जो लाइव चैट में चलता है उसका प्रत्युत्तर नहीं देता हूं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अवांछनीय तत्व आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। इस वजह से मैं जो है आप लोगों से कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, मैं आपका कमेंट सेक्शन वाला कमेंट का उत्तर दे दूंगा। लाइव चैट में आप लोग कमेंट मत किया करिए, वहां पर मैं आपको उत्तर देने नहीं आऊंगा, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद कुछ लोग नहीं मानते हैं, वहां पे जाकर के अनाप शनाप बातें करते हैं। आपके घर में भी जो है गार्जियन है, आपके घर में भी लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज शिक्षा के लिए बनी है, एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, जहां शिक्षा से संबंधित बातें की जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है,
तो जो भी आप लोगों को नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका IUPAC नामकरण एमीन का समाप्त होता है। अब अगला स्टार्ट होता है आपका एमीन का विरचन। तो आइए देखते हैं एमीन का विरचन किस प्रकार से किया जाता है। चलिए दोस्तों, एमीन का विरचन अब हमें पढ़ना है, जिसमें पहला टाइप है नाइट्रो यौगिक के अपचयन के द्वारा। तो जो आपके नाइट्रो यौगिक होते हैं वह निकेल, पालाडियम और प्लेटिनम को अगर हम माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े के रूप में लें तो इनकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करते हैं और अपचयित हो जाते हैं किसमें, एमीन में। तो जो आपके नाइट्रो यौगिक होते हैं वह सूक्ष्म निकिल, पालाडियम, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं और अपचयित हो जाते हैं किसमें, एमीन में। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। तो ये आपका क्या है, एक नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या आपका नाइट्रोबेंजीन है। यह क्या करता है, आपका हाइड्रोजन से क्रिया करता है। ठीक है, प्लेटिनम अथवा निकिल कोई भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो जो है इसकी उपस्थिति में यह क्रिया होती है और जब यह क्रिया करता है तो अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जाता है, अभी अभी हमने बताया आपका जो है ये अपचयित हो जाएगा एमीन में। ठीक है, किसमें अपचयित हो जाता है, एमीन में अपचयित हो जाता है। ठीक, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन या हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पालाडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ और अपचयित हो जाता है किसमें, एमीन में, जिसे आप लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, एनिलीन के रूप में या बेंजीन एमीन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अम्ल की उपस्थिति में धातु के साथ यह क्रिया करके फिर अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो अम्ल की उपस्थिति में धातु के साथ क्रिया करके फिर से ये अमीन में अपचयित हो जाते हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है। तो जो ये नाइट्रो यौगिक होते हैं यह फिर से क्या करते हैं, नाइट्रो यौगिक क्या करते हैं, फिर से ये अम्ल की उपस्थिति में धातु से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ये नाइट्रोबेंजीन है, यह क्या कर रहा है, यह आयरन क्या है, धातु है, धातु की उपस्थिति में अम्ल के साथ क्रिया करता है। ठीक, या यहाँ पर हम यह भी ले सकते हैं। ठीक है, यह भी धातु है, तो धातु के साथ जो है, धातु की उपस्थिति में अम्ल के साथ क्रिया करता है और अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो फिर से क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। किसमें आपका अपचयित होता है, एमीन में अपचयित होता है। ठीक है, तो इसका भी नाम वही एनिलीन है, इसका भी नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। इसका मतलब अम्ल के साथ भी धातु की उपस्थिति में क्रिया कर लेते हैं और अपचयित हो जाते हैं किसमें, आपके एमीन में। तो यह पहला टाइप हो गया। ठीक है, पहले रिएक्शन में आपने देखा कि यह क्या होता था, प्लेटिनम, पालाडियम या निकिल के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते थे, उत्प्रेरक का कार्य करते थे। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके अपचयित होता था आपके एमीन में। आपको जो है जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया कराते थे हाइड्रोजन के साथ इन सभी उत्प्रेरकों की उपस्थिति में आपको प्राप्त होता था एनिलीन। और वहीं पर आपका अम्ल के साथ जब आप क्रिया करा रहे हैं किसी धातु की उपस्थिति में तो आपको फिर से प्राप्त हो रहा है एनिलीन या एमीन प्राप्त हो जा रहा है। बात समझ में आई भैया। तो यह हो गया पहला टाइप आपका एमीन का विरचन नाइट्रो यौगिक के अपचयन के द्वारा। चलिए दोस्तों, हमारा एमीन विरचन का दूसरा विधि है एल्किल हैलाइड के एमीन अपघटन के द्वारा आपके एमीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के एमीन अपघटन से।
तो इसमें क्या है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड हो या आपका बेंजिल हैलाइड हो, तो उसमें जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वह नाभिक रागी क्रिया के द्वारा क्या होता है, आसानी के साथ टूट जाता है। तो जो आपका एल्किल हैलाइड का मतलब ये आपका RX, ठीक है, या आपका बेंजिल हैलाइड कोई आपका बेंजीन रिंग हो और इससे कोई आपका जो है एक हैलाइड समूह जुड़ा हो, तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है या ये जो दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है यह आसानी के साथ नाभिक रागी क्रिया के द्वारा क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसलिए एल्किल या बेंजिल हैलाइड अमोनियम के एथेनॉलिक विलयन से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु NH2 परमाणु समूह द्वारा, मतलब जो आपका ये क्रिया होगा एथेनॉलिक विलयन से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, आपका हाइड्रोजन परमाणु NH2 परमाणु समूह के द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे आपका अमोनिया द्वारा कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की, ठीक है, तो जो आपका अमोनिया के द्वारा जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसका मतलब जो ये आपका एल्किल हैलाइड है या आपका जो है बेंजिल हैलाइड है, उसका जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है, अमोनिया के द्वारा इस बंध को तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं अमोनी अपघटन, या इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, अमोनोलाइसिस यानी अमोनिया के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध तोड़ा जाता है, इसी को आप लोग बोलते हैं क्या, अमोनी अपघटन या इसे बोलते हैं अमोनोलाइसिस, ठीक है। तो यह क्रिया 373 डिग्री केल्विन पर क्या संपादित होती है और बंद नलिका में संपादित होती है, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है जो प्राप्त आपको प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा वह नाभिक रागी की तरीके से क्रिया करता है और पुनः जो है एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा, तो आपका सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा तो टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्वार्टरनरी अमोनियम लवण या चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करता है। बात समझ में आई? यह अगेन एंड अगेन जब आप एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तब आपको क्वार्टरनरी अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो आपका अमोनिया है, यहां पर देख रहे हैं अमोनिया में क्या हमने पहले ही बताया था स्टार्ट में वीडियो के, इस पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो अमोनिया होता है वह एल्किल हैलाइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। यह क्या आपका एल्किल हैलाइड ही तो है, यह एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो आपका एल्किल समूह है वह आपके इस लोन पेयर जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यह अपने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन अपनी तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जब खींचेगा और जब अटैक करेगा तो हमें एक प्रकार का अमोनियम लवण प्राप्त होता है, इसे आप एल्किल अमोनियम हाइड्रोजन साल्ट बोलते हैं। तो यह आपका ArNH3X मिल गया, तो जिसपे NH3 जब टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, मतलब यह पूरा RNH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन इसका नेगेटिव पार्ट बॉन्ड तोड़ करके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापित अमोनियम लवण की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि हमारा जो प्राथमिक अमोनियम लवण प्राप्त होता है जिसे आप लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह प्राथमिक एमीन अब क्या करेगा, अब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। जब आपका प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो यह बना लेता है, क्या बना लेगा, यह बनाएगा द्वितीयक एमीन बना लेगा। अब द्वितीयक एमीन का मतलब यह एल्किल समूह आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, तो बना लेगा R2NH बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से जो आपका यह प्राथमिक एमीन था, यह प्राथमिक एमीन था, यह जब आपका एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया किया तो क्या बन गया, द्वितीयक एमीन बन गया। अब यह द्वितीयक एमीन क्या करता है, फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है, ठीक है। अब फिर से बॉन्ड टूटेगा यह वाला और यहां से फिर से एल्किल समूह जा करके जुड़ जाएगा, तो R3N बन गया, ठीक है। अब यह जो R3N बन गया है मतलब यह क्या हो गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड
सॉरी तृतीयक एमीन बन गया। अब यह जो तृतीयक एमीन है यह फिर से क्या करता है, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। तो जब फिर से यह एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो बना लेता है क्वार्टरनरी अमोनियम लवण, जिसे आप लोग बोलते हैं R3NX। ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यह जो है आपका बन गया चतुष्क या क्वार्टरनरी अमोनियम लवण बन गया, अमोनियम लवण। ठीक है, यह है आपका हो गया। मतलब प्राथमिक अमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो अपघटित हो जाएगा किसमें, द्वितीयक अमीन में। द्वितीयक अमीन फिर से एल्किल हैलाइड क्रिया कराएंगे तो तृतीयक अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। फिर से इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इसको आप लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका एल्किल हैलाइड के द्वारा अमीन अपघटन होता है। ठीक है, अब अगला आपका तीसरा टाइप है नाइट्राइलों के अपचयन से जो है आपका अमीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो नाइट्राइलों के अपघटन आप नेक्स्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला है आपका नाइट्राइलों के अपचयन से अमीन का निर्माण। इसमें क्या होता है, नाइट्राइल जो होते हैं वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 ठीक है की उपस्थित या उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं और अपचयित होकर के प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं। तो इस अपक्रिया का उपयोग अमीन श्रेणी के आरोहण का मतलब एसेंट का मतलब हो गया अमीन श्रेणी का आरोहण, मतलब ये हो गया कि जैसे आपका जितने कार्बन का आपका जो है वह प्राथमिक अमीन है उससे एक कार्बन का अधिक अमीन जो होगा। ठीक है, मतलब जितने कार्बन का आपका कंपाउंड था उससे एक अधिक कार्बन का अमीन प्राप्त करने के लिए जो है इस अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका एल्किल नाइट्राइल होता है क्या होता है RCN, तो यह नाइट्राइल समूह हो गया। ठीक है, तो यह हो गया एल्किल नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइल। अब यह क्या होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन उत्प्रेरक और निकिल की उपस्थिति में C2H5OH यह भी जो उपस्थित होता है। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, आपका जो एल्किल नाइट्राइल होता है वह अपघटित हो जाता है RCH2NH2 में। ठीक है, किसमें, RCH2NH2 में अपघटित हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, एल्किल नाइट्राइल आपका किस हाइड्रोजन की उत्प्रेरक निकिल और C2H5 की उपस्थिति में किस पे अपघटित हो जा रहा है, एमीन में अपघटित हो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। कौन सा, नाइट्राइल। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, CN ग्रुप को नाइट्राइल समूह भी तो बोलते हैं। पिछले कुछ एक वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। ठीक, अब अगला है एमाइड के अपचयन से। एमाइड के अपचयन से क्या होता है, जो आपका एमाइड होता है वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयित हो जाता है किसमें, एमीन में। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एमाइड लेते हैं, उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो यह होता है हमारा एक एमाइड है RCONH2, यह क्या है आपका एक एमाइड है। ठीक, अब इस एमाइड को हम लोग क्या करते हैं, LiAlH4, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में ठीक अपघटित कराते हैं, अपचयित कराते हैं। तो जब यह अपचयित होता है तो किस में अपचयित होगा, अभी बताएगा कि एमीन में अपचयित होगा। तो आप देख रहे हैं यह आपका क्या है, एक एमाइड ही तो है भैया, यह एमाइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यह क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। किस में अपचयित होगा, RCH2NH2 में अपचयित होकर के एमीन बना लिया। अर्थात अब आपको एमाइड से क्या प्राप्त हो गया,
एमीन प्राप्त हो गया। तो यही तो है, एमाइड के अपचयन से आपको क्या प्राप्त करना है, एमीन प्राप्त करना है। सीधा सीधा लिखा गया है, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयित हो जाता है किसमें, एमीन में। तो यहाँ RCONH2 एमाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आपका जो है उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित है, इसके द्वारा यह किसमें अपचयित कर दिया गया, यह अपचयित कर दिया गया एमीन। ठीक है भैया, तो यह आपका चौथा विरेचन का विधि, एमीन का विरेचन का चौथा विधि समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका जो बचता है, चलिए दोस्तों अगला आपका एमीन बनाने की विधि जो है वह है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से हमारे अमीन का निर्माण होता है। तो जो है प्राथमिक अमीन के निर्माण के लिए हाफमैन ने एक जो है अभिक्रिया बताई। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि किसी एमाइड की NaOH के जलीय विलयन अथवा जो है एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन से अगर क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया, एमाइड की क्रिया, NaOH के जलीय विलयन अथवा एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, तो इस निम्नीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल या एरिल समूह का स्थानांतरण हो जाता है। कह रहा है इस निम्नीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल अथवा जो एरिल समूह होगा उसका स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से, देखिए स्थानांतरण कैसे होगा, एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से एमीन के कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर होता है। मतलब जो आपका एरिल समूह का स्थानांतरण होगा वह जो है एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से, कार्बोनिल किसके, एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, कहां पर होता है, एमीन के कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर होता है। और जो प्राप्त एमीन होगा उसमें एमाइड से एक कम कार्बन परमाणु होता है, इसीलिए तो इसको निम्नीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एमाइड से कम कार्बन परमाणु जो है इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें रिएक्शन किस प्रकार से चलती है। इसमें क्या होगा, आप ले लीजिए एमाइड RC≡ONH2। ठीक है, इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे, ब्रोमीन से, और आप लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन। तो आपने क्या लिया, एमाइड लिया, ब्रोमीन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो आपको जो है एल्किल एमीन प्राप्त होगा, साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा, देखिए जब यह क्रिया करेगा तो यहां से आपको RNH2 प्राप्त हो जाता है, मतलब एल्किल एमीन प्राप्त हो जाता है, RNH2 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए Br और Na मिल जाएंगे, बना लेंगे क्या, 2NaBr बना लेंगे। ठीक, अभी भी आपका 2Na बचा हुआ है, अब वो बना लेगा Na2CO3। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, जो आपका एमाइड है, एमाइड से एक कम कार्बन का आपको एमीन प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहां पर आप देख रहे थे 2 कार्बन था, यहां पर आपको सिर्फ 1 कार्बन का एमीन प्राप्त होगा। बात समझ में आई। तो यही इस अभिक्रिया में बताया जा रहा है, एमाइड ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या, आपका एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है। साथ ही साथ आपका सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल मिल जाता है। ठीक है, Na2CO3 और वाटर मिल जाता है। अच्छा, एक खास बात क्या है, निम्नीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा एमाइड से एक कम कार्बन किसमें प्राप्त होगा, एमीन में। मतलब जो आपका अभिकारक था उससे 1 कार्बन कम प्राप्त हो रहा है उत्पाद में, मतलब आपका एमाइड ज्यादा कार्बन का था, उससे 1 कम कार्बन किसमें, आपके एमीन में प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई। तो यह आपका हो गया हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अगला है आपका गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला आपका एमीन बनाने का विधि है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो जो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण है, इस विधि का प्रयोग जो किया जाता है उसमें प्राइमरी एमीन का विरेचन किया जाता है। मतलब गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, प्राथमिक एमीन का क्या किया जाता है, विरेचन किया जाता है। इसमें क्या होता है, थैलामाइड एथेनॉलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके थैलामाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। ठीक है, तो ये जो आपका थैलामाइड है यह एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। ठीक है, मतलब एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ क्रिया किया। अब क्रिया करके क्या बनाता है, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। ठीक है, और जो फिर क्या करता है, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो आपका बन जाएगा एन एल्किल थैलामाइड बन जाएगा। ठीक है, और इसका फर्दर क्या कराएंगे हम, क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। इसका मतलब जो है हम लोग एक्वस NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। ये तो भैया क्षार है, तो क्षारीय जल अपघटन मतलब जलीय जो है क्षार का प्रयोग करेंगे। तो अब इसका क्या कर रहा है, क्षारीय जल अपघटन करा रहे हैं। तो जब क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो यह हमें क्या देता है, संगत प्राइमरी अमीन देता है। ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती। मतलब आपको एलिफैटिक प्राथमिक अमीन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एरोमेटिक अमीन की प्राप्ति इस विधि के द्वारा नहीं हो पाएगा। मतलब गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा आपको एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एरिल हैलाइड जो होता है थैलेमाइड से प्राप्त ऋणावेश के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता। ठीक, तो आइए देखते हैं। यह जो आपका थैलामाइड है, बेंजीन रिंग से 2 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, दोनों आपके कार्बन से एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस प्रत्येक कार्बन से आपका कार्बोनिल समूह, मतलब जिसका कहने का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिससे दोनों से आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका जो है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो यहां पर आपको थैलेमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हो रहा है। इसको बोलेंगे थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। ठीक, अब जो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हो रहा है उसकी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया के द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो एन एल्किल थैलेमाइड मिल गया। अब फिर क्या करते हैं, एन एल्किल थैलेमाइड की क्रिया हम लोग क्षारीय जलीय अपघटन कराते हैं। जो एन एल्किल थैलेमाइड है इसका जो है हम क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। तो जब क्षारीय जल अपघटन, क्षार का मतलब ये अन्य क्षारी तो है, तो क्षारीय जब जल अपघटन कराया गया तो यहाँ पर आपको संगत अमीन की प्राप्ति होगी, संगत प्राथमिक अमीन आपको मिल गया, और यही आपको निर्माण करना था। साथ ही साथ कह रहा है इसमें आपको जो है एरोमेटिक अमीन की प्राप्ति इस विधि से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो एरिल हैलाइड है वह थैलेमाइड से प्राप्त ऋणावेश के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता। बात समझ में आई? अच्छा, जब ये लवण मिलेगा, पोटेशियम लवण बनेगा थैलेमाइड का, तो यहां पर आपका नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और जब अंत में जब आपका उत्पाद बनेगा तो यहां पर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज और सोडियम के पास जो है प्लस चार्ज बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन चलती है। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण यही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पूरे रिएक्शन का। ठीक, आपको पूरा प्रोसेस भी लिखा गया है, अभिक्रिया करके भी दिखाया गया है। बात समझ में आई भैया? तो इस प्रकार से आपके एमीन का विरेचन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो भैया भौतिक गुण आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3 या 4 लाइन, शायद 6 लाइन के आसपास लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी, 6 लाइन में इसके भौतिक गुणों की चर्चा करती है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग लाइव चैट में न जाकर के, बल्कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। हम उसका जो है, जो भी नहीं समझ में आएगा, या तो वीडियो के माध्यम से या वहीं पर आपको जो है शब्दों के माध्यम से समझा देंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट कर करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।